और एवरीवन गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस की रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करी थी और इस रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि कौन सा एटम किस एटम को ऑक्सीडाइज कर पाएगा और किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इसका बेसिस लिया था हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इस पे हमने कहा था जो ऊपर वाला मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला मेटल जो होगा वो रिड्यूस होगा। मेटल्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड वीक रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन के नीचे थे वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट थे। तो ऊपर वाले मेटल ये नीचे वाले रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो ये क्या होंगे? वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराता है, खुद रिड्यूस होता है। तो नीचे वाले एटम रिड्यूस होंगे और ऊपर वाले एटम ऑक्सीडाइज होंगे। अगर ऐसी कहीं रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन होगी, अगर उल्टा हो रहा है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। ऐसी बात करी थी हम लोगों ने। फिर हमने कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाई गई थी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ही बेसिस पे बनाई गई थी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड व्हाट क्यू इज व्हाट रिएक्शन कोसेंट, और रिएक्शन कोसेंट डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। तो बेसिकली मोर और लेस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला हम लोगों ने बात किया था मीडियम ऑफ द सोल्यूशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे। KMnO4 का एक सोल्यूशन लिया था, पिंक और पर्पल कलर का होता है। स्ट्रांगली बेसिक और एसिडिक मीडियम में हमने इसको लेके देखा था, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में गया था, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो थे वो हर बार डिफरेंट डिफरेंट थे। सिमिलरली हमने इसी चीज़ को आगे करके कंटिन्यू किया था, जब तो ये देखा था कि टेम्परेचर का अगर इफेक्ट देखें तो यस, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप वाटर की रिएक्शन सोडियम से कराएं तो आसानी से हो जाती है, लेकिन वहीं मैग्नीशियम की कराएं तो आसानी से नहीं होता। तो यू नीड टू वार्म दिस सोल्यूशन, वार्म करना पड़ता है। वार्म करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में फर्क आता है, इसलिए रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, देन फर्दर क्या करते हैं हम लोग? सिमिलरली ऐसे ही जिंक के केस में आप वार्म करके भी नहीं कर सकते, आपको हीट करना पड़ता है। आयरन के केस में हीट करके भी नहीं होगा, टू व्हाट स्टीम, स्टीम फॉर्म में लाना पड़ेगा। इतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जस्ट टू इंक्रीज व्हाट देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली बोरॉन एंड सिलिकॉन के केस में भी रेड हॉट इनको करना पड़ेगा, सो दैट इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना तो रीच हो जाए जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। सो दीज आर दी फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किया है। अभी दो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, बेसिकली मीडियम ऑफ द सोल्यूशन। दूसरा हमने डिस्कस किया टेम्परेचर। नाउ आज तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं हम बेटा, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, थर्ड वन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बिलीव मी इट इज दी इम्पोर्टेंट। अब तक जितने पढ़े हैं आप उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैं आपको समझाता हूँ कैसे बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए इस बात पे, प्लीज फोकस। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जिंक की रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और जब ये रिएक्शन कराई हमने तो हमें क्या मिला? हमें मिला सर जिंक सल्फेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। लेकिन यही रिएक्शन अगर मैं कराऊं, जिंक की ही रिएक्शन मैं कराऊं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेके, तो रिएक्शन तो हुई और इस बार भी जिंक सल्फेट मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस के बजाय SO2 गैस मिल गई। कौन सी गैस मिली? SO2 गैस। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे सल्फर की जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो, और यहाँ पे है +2। हाइड्रोजन यहाँ +1 में है और हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया 0 में। तो मोर और लेस जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है। इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो एक रेडॉक्स तो हो गई। वही मैंने बस कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया सल्फ्यूरिक एसिड का। अगली बार मैंने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो 0 से तो +2 में ही गया है, लेकिन इस बार हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हुआ है। सल्फर जो है +6 से चला गया +4 में। इस बार सल्फर रिड्यूस हुआ है। दैट मीन्स अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने की वजह से जो प्रोडक्ट हुआ वो भी चेंज हो गया। यहाँ पे निकल रही है गैस हाइड्रोजन, यहाँ से गैस निकल रही है SO2। तो इसको थोड़ा सा और स्टडी किया गया और देखा गया अगर H2SO4 की बात हम करें तो H2SO4 में H+ है,
और सल्फेट है, H+ है और सल्फेट है। पहले वाले केस में H+ का रिडक्शन हुआ है और H+ का रिडक्शन होके ये चला गया H2 में, और दूसरी वाली केस में सल्फेट का हुआ है तो ये गया है SO2 में। अगर ध्यान से देखें तो इस सल्फ्यूरिक एसिड में दो एटम हैं, H+ और सल्फेट, और ये दोनों के दोनों देखो +6 से +4 में गया और ये +1 से 0 में गया। यहां भी रिडक्शन हो रहा है और यहां भी रिडक्शन हो रहा है। मींस ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। दैट मींस सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर दो दो आयन हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। एक बार H+ बिहेव कर सकता है और एक बार सल्फेट आयन बिहेव कर सकता है। और यही हुआ है, जब आपने डाइल्यूट लिया तो H+ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव किया, और जब आप कॉन्सेंट्रेटेड लिए तो सल्फेट आयन एज अ रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव किया, खुद रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। तो दो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब किसी एसिड के अंदर कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, सच काइंड ऑफ एसिड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एसिड। इस तरह के एसिड को क्या कहते हैं सर हम? ऑक्सीडाइजिंग एसिड। और इसका डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों अलग आंसर देता है। इसका डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड दोनों अलग जवाब देगा। तो ध्यान रखना, तो यहां पे जब दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो एक ही एक्टिव होगा और प्रेफरेंशियली एक्टिव होगा। तो प्रेफरेंशियली कौन डोमिनेट करेगा? हाँ, डाइल्यूट हुआ तो यहां पे हाइड्रोजन होगा प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो सल्फर होगा प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक बात है? तो ये डिपेंड करेगा आपने किसको लिया है। अगर डाइल्यूट है तो हाइड्रोजन प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो सल्फर प्रेफरेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक बात है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन और सल्फर दोनों ही किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बट व्हाट इफ हम यहीं पे रिएक्शन कराएं किसकी? जिंक की ही। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। तो डाइल्यूट HCl के साथ कराएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा सर हाइड्रोजन जाएगा इस बार, तो यहाँ बनेगा ZnCl2 और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। और क्या सर जिंक की रिएक्शन अगर जो मैं डाइल्यूट के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड HCl से करा दूं तो क्या यहाँ पे ZnCl2 के साथ साथ Cl2 निकलेगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें सर तो ये -1 है और ये 0 है, ये 0 है, ये +2 है। जरा ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीडाइज हुआ है जिंक, और क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा, क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज ही हो रहा है। तो दो लोग कैसे ऑक्सीडाइज हो सकते हैं? आप समझ पाए? यहाँ पे क्लोरीन भी -1 से 0 में गया, यानी क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ही है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। जब ये कंबाइन होंगे तो इस केस में भी रिएक्शन कैसी होगी? ऐसी होगी, ZnCl2 और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। क्योंकि अगर इसको आप नोटिस करें तो हाइड्रोजन है +1 में और +1 से गया है 0 में, तो हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ भी जिंक का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन। तो लेकिन राइट, आप समझ गए? तो इस बार जो एनायनिक पार्ट था, ये एनायनिक पार्ट था हेलोजन, और हेलोजन अपने ऑलरेडी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी -1 में है, तो अब और नहीं घट सकता वो, और उसका रिडक्शन नहीं हो सकता है। सल्फेट के केस में सल्फर +6 में था यानी मैक्सिमम में था, मैक्सिमम में था तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, वो रिड्यूस हो सकता है, इसीलिए वो रिड्यूस हो गया था, SO सल्फेट आयन SO2 में चला गया था। यहां पे देखें क्लोरीन है, क्लोरीन -1 में है, क्लोरीन अगर -1 में है तो ऑलरेडी मिनिमम में है, जिंक को तो ऑक्सीडाइज होना ही था तो क्लोरीन को रिड्यूस होना चाहिए था,
बट क्लोरीन ऑलरेडी माइनस में है तो रिड्यूस कैसे होगा? तो क्लोरीन विल नॉट रिड्यूस। हमें लगा था कि सर यही डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट वाला जो आपने आइडिया वहां लगाया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो, नहीं लगा सकते बिकॉज क्लोरीन Cl2 गैस नहीं देगा। अगर Cl2 गैस देना है इसको तो क्लोरीन को भी रिड्यूस होना पड़ेगा। एक ही मॉलिक्यूल में दो लोग रिड्यूस नहीं हो सकते, फिर रिडॉक्स कैसे होगी ये रिएक्शन? क्या आप समझ पाए ये बात? यानी मैं HCl लूं तो H प्लस अगर H2 में जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर Cl माइनस Cl2 में जा रहा है तो ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये तो +1 से गया 0 में तो ऑक्सीडाइज हुआ तो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, लेकिन ये -1 से जा रहा है 0 में, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा ये +1 से 0 में, सॉरी एक सेकेंड, +1 से 0 में गया है तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये -1 से गया है 0 में तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, जबकि दोनों ही अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते तो हम जरूर कह सकते थे कि क्लोरीन निकलती, लेकिन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। यानी अब मेरे पास दो तरह के एसिड्स हो गए, एक वो एसिड जिनका एनायनिक पार्ट भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और कैटायनिक पार्ट भी कर रहा है, और एक वो एसिड जिनका सिर्फ कैटायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एनायनिक पार्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। So we have two types of acid. We have what sir? Two types of acid. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हेलो, सो अब एक नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एसिड एंड रिड्यूसिंग एसिड। दो तरह के एसिड आ गए हमारे पास, पहला ऑक्सीडाइजिंग एसिड और दूसरा क्या है सर? नॉन ऑक्सीडाइजिंग, नो नॉट रिड्यूसिंग, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग। किसको कहेंगे आप ऑक्सीडाइजिंग एसिड? एक ऐसा एसिड जिसका एनायनिक पार्ट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा हो। एसिड एक ऐसा एसिड, एसिड इन विच इट्स एनायनिक also act as oxidizing agent, acid in which its anionic part also act as oxidizing agent, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ध्यान समझाता हूँ। एग्जाम्पल है बेटा इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, पहला ये तो अभी आपने देखा था। इसी में है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसमें 70% कॉन्सेंट्रेशन होती है इसकी। डाइल्यूट HNO3, इसमें HNO3 होता है 20%, और एक होता है वेरी डाइल्यूट HNO3 और इसमें होता है 6%। These all are what? These all are what sir? ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एसिड हैं। ये सब के सब कौन से एसिड है सर? ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नाउ व्हाट इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड? Acid in which its anionic part do not act as what? Oxidizing acid, oxidizing agent. Acid in which its anionic part do not act as oxidizing agent. ठीक बात है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? वही HCl वाला, HCl के दोनों ही पार्ट कौन कौन से? H2SO4 भी था, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl, इवन कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी, क्योंकि Cl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। और एक और है कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, ये भी एक इसकी तरह बिहेव करेगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। हालांकि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, मैक्सिमम में है, लेकिन ये भी
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। नोट करिए इसको, नोट करिए प्लीज। हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, फिर से बोलो। वही तो बोल रहा हूँ यार, ये नहीं करेगा, आगे डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है भाई, तो यहां से हम लोग एक की पॉइंट बना सकते हैं कि अगर मेटल की रिएक्शन हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कराएं, बताना, सोच समझ के बताना, मेटल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कराएं, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या क्या? कि हाइड्रोजन गैस भी निकले और जो एनायनिक पार्ट है उसका वाला पार्ट भी निकल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड लिया है वो डाइल्यूट फॉर्म में लिया है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया है। बट अगर आप मेटल की रिएक्शन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कराएं तो उसका एनायनिक पार्ट तो बिहेव नहीं कर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज व्हाट हाइड्रोजन गैस। सिर्फ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो यहां से एक की पॉइंट आ जाएगा और बहुत जबरदस्त, बहुत ढेर सारी रिएक्शन एक साथ खत्म हो गई। अब जरा देखिए कैसे, सब पी ब्लॉक की रिएक्शन है, देखिए कैसे। एक की पॉइंट बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास। तो मेटल की रिएक्शन अगर आप कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। नॉन ऑक्सीडाइज कौन सी गैस देगा बेटा, क्या ये श्योर हैं आप? और ये मेटल जो होना चाहिए अबव हाइड्रोजन होना चाहिए, अबव हाइड्रोजन इन ईसीएस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले होने चाहिए, तब तक हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन से नीचे वाले हो गए तब हाइड्रोजन नहीं निकलेगा भाई। आई बात समझ में? ये मेटल अबव हाइड्रोजन होने चाहिए। और अबव अबव हाइड्रोजन कितने मेटल्स थे? लगभग 20-25 मेटल थे। अगर मान लो 20 भी थे तो 20 मेटल और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कितने अभी पढ़े आपने? 4। तो 20 मेटल की इन चारों एसिड के साथ जो रिएक्शन होगी वो क्या, कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। तो कितनी रिएक्शन तुमने एक साथ खत्म कर ली? 20 × 4 80 रिएक्शन एक साथ में पड़ गई। और नीचे थे एच चाप सी एच ए पी, 5 ये थे, आया ना? तो 5 × 4 जो नहीं होंगे ये भी हो गए 20। तो 100 रिएक्शन तो ऐसी हो गई आपकी, 100 रिएक्शन। आप नहीं समझे? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और नीचे वाले से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। वेरी सिंपल। बट व्हाट इफ इस मेटल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से कराते हैं? अगला की पॉइंट, या आप नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ही लो, और इस मेटल के बारे में लिख देता हूं मैं क्या, बेलो हाइड्रोजन है ये, बेलो हाइड्रोजन मेटल है। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी? तो जवाब है नहीं। विल नॉट गेट H2, वी विल नॉट गेट व्हाट सर? हाइड्रोजन। बिकॉज ये जो मेटल है ये नीचे है, और मेटल अगर जो नीचे हुआ तो मेटल एक कैसा
मेटल क्या होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बहुत कम होगी, मेटल के रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो मेटल भी रिड्यूस होना चाहता है और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी रिड्यूस होना चाहता है। कैसे होगा ऐसे, नहीं पॉसिबल है ना, दोनों रिड्यूस तो नहीं। आई बात समझ में, इसीलिए दोनों वीक हो जाते हैं और दोनों वीक होने की वजह से ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाता है। तो की पॉइंट प्लीज नोट करें इसको ताकि आपको एक बार में याद रहे। ये है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की कहानी जो श्योर है कि क्या होने वाला है। नाउ रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड, अगली कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ये कायदे से पढ़िए अब आप। रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एसिड, रिएक्शन विद व्हाट सर, ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या है जरा ध्यान समझिए। आपने मेटल लिया और मेटल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से करा दी, और इस बार जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है सर, वो देखिए क्या क्या लिया हुआ है। इस बार जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एसिड लिया हुआ वो है आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जिसमें HNO3 कितना 70%। कॉन्सेंट्रेट पी ब्लॉक की रिएक्शन है ये जबरदस्त, 70% HNO3 है। एक बार लिया है आपने डाइल्यूट HNO3, 20% है इसके अंदर, और एक बार आपने लिया है वेरी डाइल्यूट HNO3, इस बार 6% है। मेटल एंड ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एसिड में कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इस केस में हर बार जो रिडक्शन होगा, लेट्स से मैं मेटल को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, चलो बाद में कर लेंगे, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं आपको बताता हूँ ये जाएगा कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इंपॉर्टेंट सेगमेंट मेरा ये है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है ना, ये कहाँ जाएगा। तो अगर आपने लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रोजन का +5, यहाँ भी +5 है, हर बार +5 ही है, यानी मैक्सिमम में है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम में है, तो वो अब ऑक्सीडाइज नहीं होगा, अब रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइज कराएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद रिड्यूस होगा। अगर आपने 70% वाला लिया है तो ये जाता है NO2 में, इसमें आता है बेटा NO2 में। अगर आपने 20% वाला लिया है, डाइल्यूट लिया है, तो ये आता है N2O में। और अगर आपने लिया है वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो ये जाता है अमोनियम नाइट्रेट में, NH4NO3। और ध्यान से इसको देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नाइट्रोजन की होगी +4, यहाँ पे नाइट्रोजन की होगी +1, और यहाँ पे नाइट्रोजन, इस वाले नाइट्रोजन की होगी -3। तो +5 से +4 कम हुआ, यानी रिडक्शन हुआ है। +5 से +1 यहाँ भी रिडक्शन हुआ है। +5 से -3 कम हो रहा है, हर बार कम हो रहा है, और हर बार कम हो रहा है क्या हो रहा है, रिडक्शन। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आपको ध्यान रखना है। ये नाइट्रिक एसिड जो हम ले रहे हैं ना, जो आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रिक एसिड आता है, और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आती है डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। आपको समझना होता है कि कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। तो जरा समझो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज होती है ना, वो होती है N-8 से लेके N तक। N क्या है, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो 5 - 8 से लेके 5 तक, +5 तक। तो बेसिकली ये क्या गया, -3 से लेके +5 तक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। -3 मिनिमम है, +5 मैक्सिमम है। तो -3 से लेके +5 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन अटेन कर सकता है। तो जरा समझो ध्यान से, ये +5 से +4 में क्या है, यानी ये क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। +5 से +4 यहाँ भी रिडक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे चेंज 4 का आया है। यहाँ से +5 -3 गया, यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, लेकिन यहाँ पे चेंज 8 का आया।
8 का चेंज है। चेंज हर बार अलग क्यों? क्योंकि आपने हर बार एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो लिया है वो अलग अलग लिया है। तो एक बार मन में डाउट ये आता है कि सर ये कॉन्सेंट्रिक एसिड थे, तो यहाँ पे आपको नहीं लगता चेंज ज़्यादा आना चाहिए, यहाँ -3 आना चाहिए? आपने वेरी डाइल्यूट में चेंज सबसे ज़्यादा कर दिया, सबसे ज़्यादा चेंज तो यहाँ आना चाहिए था। एक ऐसा मन में ऐसा डाउट सा आता है कि जो ज़्यादा है, जो कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पे चेंज ज़्यादा करा दो आप। यस, यही आपको समझना है। जरा समझिए इस बात को, आप ऐसे नॉर्मल तरीके से, आप घरेलू तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए 5 भाई हैं, ठीक है, और घर में 10 लड्डू रखा हुआ है। आप 5 भाई हैं, घर में 10 लड्डू रखा हुआ है, आप लोगों को खाना है। तो एक एक भाई कितने लड्डू खा लेंगे बेटा? 2-2, ठीक है। सोचिए आप 2 भाई हैं और अभी भी 10 लड्डू ही हैं, अब कितने खाने पड़ेंगे सर? हर भाई 5 लड्डू खाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? ज्यादा कंजम्पशन कब होगा? जब खाने वाले लोग कम होंगे या खाने वाले लोग ज्यादा होंगे? खाने वाले लोग जब कम होंगे। तो ये है वो लड्डू मेटल जिसको क्या कराना है? ऑक्सीडाइज। और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बार कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ज्यादा लोग हैं, और एक बार कम लोग हैं। जो कम लोग होंगे उनको ज्यादा खाना पड़ेगा। हेलो? क्योंकि ये लोग कम हैं। ये कह रहा है मैं तो जहां जाना है वहीं जाऊंगा, एक बार ये भी वहीं ले जाके लेके जाएगा, ये भी वहीं पे लेके जाएगा, ये भी वहीं पे लेके जाएगा। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सारे कर देंगे तो इसमें चेंज बहुत कम आएगा। लेकिन ये चूंकि बहुत कम लोग हैं, इसीलिए हर किसी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। आप नहीं समझ पाए? तो हर एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन खा रहा है एक एक एटम। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम खा के काम चला लिया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, अमाउंट ज्यादा है। अमाउंट ज्यादा है तो सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, सारे लोग बांट लेंगे आपस में। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई अभी भी? अभी भी क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ भाई? हो गया? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब भाई कंफर्म समझ में आया नहीं आया? ये क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है बेटा। यस, ये कंफ्यूजन रहता है हमें कि यार ये कॉन्सेंट्रेट तो ये ज़्यादा चेंज में होना चाहिए था, बट यस, ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लोग होंगे तो हर कोई थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेगा, और कम लोग होंगे तो एक ही के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा तो उसमें चेंज ज़्यादा आ जाएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सो अगर जो मैं इसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो जिंक का है। जिंक की रिएक्शन अगर मैं करा HNO3 से, तो बताइए क्या? इसी जिंक की रिएक्शन में तो बनाइए, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जिंक की रिएक्शन मैं करा दूं वेरी डाइल्यूट HNO3 से, तो आप बताइए क्या बनेगा? परसेंटेज तो आपको मालूम ही है कब क्या लिया गया। यहाँ पे 70% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 6% है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो मैं बस आपको बता रहा था अगर नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है, वो मैंने बता दिया आपको अलग अलग स्टेट में। तो कॉन्सेंट्रेटेड लिया गया है तो जिंक जो है ये बना देगा जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल ट्वाइस, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में जाएगा। और साथ में कौन सी गैस निकालेगा बेटा? NO2। NO2 कौन सी गैस? NO2। फिर यहाँ बताओ, जिंक और डाइल्यूट HNO3 के साथ करा रहे हैं तो क्या मिलेगा? जिंक नाइट्रेट ही मिलेगा। और साथ में क्या निकालेगा बेटा? N2O। और यहाँ पे जिंक नाइट्रेट ही बनेगा, लेकिन साथ में क्या निकलेगा? NH4NO3।
दिस इज द आंसर, +2 +2, यहाँ +4 +1 और यहाँ पे -3। दीज आर दी आंसर्स। ये सब रिएक्शन है बेटा जो आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, ये सब रिएक्शन पूछी जाएंगी। नोट करिए प्लीज, नोट करिए। जिंक की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट के साथ और वेरी डाइल्यूट के साथ, जो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई तो जो नाइट्रिक एसिड जहां गया है उसमें बताओ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हो गया सवाल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट तब तो निकाल पाओगे जब आपको पता होगा कि रिएक्शन गई कहाँ पे है, आया ना? रिएक्शन गई कहाँ पे है। अब N2O बोलेगा बताओ जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई गई, उससे जो गैस बनी उस गैस का नेचर बताओ। एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, बताओ। डाइल्यूट HNO3 के साथ कराओगे तो N2O बनेगा। N2O कौन सी गैस है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। हाँ याद नहीं आ रहा? आपने आपने पढ़ा है N2O, NO, CO एंड H2O। ये 4 गैसेस मैंने आपको पढ़ाई हैं पीरियोडिक टेबल में, जो कि क्या होती हैं? न्यूट्रल गैसेस होती हैं। ये ना एसिडिक होती हैं ना बेसिक होती हैं। तो NO2 कौन सी हो जाएगी? NO2 एसिडिक होगी क्योंकि नॉन मेटल है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर व्हाट? एसिडिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स आर व्हाट? बेसिक इन नेचर। ठीक है, नोट करिए चलिए। तो N2O कैसी गैस है? तो घुमा के क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं। When concentrated HNO3 reacts with zinc, then the type of reaction is। तो किस टाइप की रिएक्शन होगी आपको ये बताना है, ठीक है? आप ऑप्शन है आपके सामने ABCD। पहला ऑप्शन है सर एसिड बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगी। दूसरा ऑप्शन है सर DNC और चौथा इनमें से कोई सा भी नहीं। सोच के जवाब दीजिए। हाँ भाई बताओ यार क्या होगा। रेडॉक्स तो अभी अभी आपने विटनेस किया कि सर आपने जब जिंक की रिएक्शन कराई थी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो क्या हुआ था बताओ। तो बना था सर जिंक नाइट्रेट और दूसरा क्या बना था? NO2, ये बना था। तो रेडॉक्स इज फॉर श्योर 0 से जा रहा है +2 में और नाइट्रोजन जा रहा है +5 से +4 में। तो ये हुआ है और ये हुआ है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ हो रहा है। तो रेडॉक्स इज श्योर, रेडॉक्स तो हो रही है। तो जल्दीबाजी में हम आंसर कमेंट करके निकल सकते हैं कि हाँ सर रेडॉक्स हुई है, ठीक है, यहाँ से रेडॉक्स हुई है। बट एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ये जो जिंक है ना ये नाइट्रेट के साथ चिपका हुआ है और अगर आप इसको तोड़ें तो ये ऐसे टूटेगा Zn+2 में और नाइट्रेट पे माइनस में, NO3 माइनस में। अब ये NO3- आया कहाँ से है? ये आया है HNO3 से। अब HNO3 से कैसे आया होगा? जब इसने H+ फर्निश किया होगा, जब इसने H+ फर्निश किया होगा तभी तो आया होगा ये। और H+ फर्निश करने का मतलब क्या हो गया सर? H+ फर्निश करने का मतलब क्या हो गया? जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है।
यस, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करेगा, तब NO3 आएगा और तब इसको NO3 मिलेगा। और NO3 मिला भी है, इसका मतलब यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव किया गया है, इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन भी हुई। इसकी मैं पूरी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, बस आपको एक हिंट आइडिया दे रहा हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे समझ सकते हैं, वरना इसकी पूरी मैकेनिज्म भी है, इसकी पूरी मैकेनिज्म के थ्रू हम जा सकते हैं। जो HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव करेगा, पहले मैं उसको उसमें कन्वर्ट करूँ, वहां से ऑक्सीजन निकालूं, वो ऑक्सीजन आएगा जिंक से रिएक्ट करेगा और ZNO बनाएगा। ZNO मेटल ऑक्साइड है, जिंक का जो ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ZNO एम्फोटेरिक नेचर। और ZNO क्या है, की रिएक्शन अगर आपने करा दी HNO3 के साथ, तो चूंकि ZNO एक एम्फोटेरिक है और HNO एसिड है, तो HNO3 तो एसिड होगा लेकिन ZNO बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ZNO HNO3 ये दोनों आपस में एक करके क्या बना देंगे, यस, ZnNO3 जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल ट्वाइस, और ये वाली रिएक्शन होगी एसिड बेस। तो एसिड बेस तो हुई ही है, तभी नाइट्रेट आया है सर। तो एसिड बेस भी हुई है और रेडॉक्स भी हुई है, यानी मोर और लेस आंसर, सही आंसर इसका क्या चला जाएगा, बोलो यार, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बोथ, बी एंड सी, एसिड बेस एंड रेडॉक्स बोथ। प्लीज नोट करें, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट करिए सारी बातें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमने मेटल लिया था, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपसे। ये जो आप मेटल ले रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो मेटल होगा ये अबव लेड होगा, अबव लेड, लेड के ऊपर का मेटल, ये पॉइंट मेंशन करो। यानी ये सारी रिएक्शन जो आपको देखने को मिलेगी ना, कि आपने किसी मेटल के साथ रिएक्शन तीनों की कराई, इन तीनों रिएजेंट्स की, और आपको मिल रहा है NO2 N2O और अमोनियम नाइट्रेट, ये तब तक मिलेगा जब तक कि वो मेटल लेड के ऊपर है। आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डिकबासर, काना, मंजरकर, फिकर्स, कोनीसन, पब, पब, PB, H चाप। तो PB के बाद जस्ट नीचे H होता था, तो इस बार H से नीचे नहीं मैं बोल रहा हूँ, PB के नीचे बोल रहा हूँ, लेड, लेड एक्सेप्शनली इसको छोड़ के इसके ऊपर सारे के सारे जो मेटल होंगे वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे, और लेड खुद इस तरह से बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है वो, एक मैंने जिंक ऑप्शन ले लिया, जिंक ऊपर ही है, आप इवन Mn ले सकते हैं, Mn के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी ऐसी रिएक्शन होगी, आयर। ठीक है, एक एक करके मैं एक एक करके सारी रिएक्शन बात करूंगा आपसे अभी डिटेलिंग में। ये हो गया, ये हो गया ना। अब जरा समझिए ध्यान से, एक थोड़ा सा चेंज है इसमें, जो है कि टिन के लिए, SN के लिए, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करें, मैंने लिखवाई थी, ECS, और ECS में मैंने जिंक अभी लिया है। आप क्रोमियम के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, आप कोबाल्ट के साथ, निकल के साथ, इनके साथ करा सकते हैं। जस्ट जो ऊपर है लेड, मैंने कहा लेड, लेड के से ऊपर वाले सारे, तो लेड से जस्ट ऊपर जो है वो टिन है, तो टिन में चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप टिन लेते हैं, तो टिन के केस में एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आप टिन की रिएक्शन कराते हैं हर बार इन्हीं से, एक बार लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, एक बार ले लीजिए आप डाइल्यूट HNO3, और एक बार ले लीजिए आप वेरी डाइल्यूट HNO3।
तो आप जब कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे सर, वही 70% वाला, 20% एंड 6%, तो जब 20% वाला लेंगे तो ये बनाता है H2SNO3 मेटा स्टैनिक एसिड, और साथ में NO2 गैस ही निकालता है, साथ में NO2 गैस देगा। पर जब इनकी बात करेंगे तो ये आपको दे देगा SNO3, तो नाइट्रेट ही देगा इसका, स्टैनिक नाइट्रेट, ये भी वही देगा। और इनके जो जवाब होते हैं दोनों, वो दोनों अमोनियम ये होता है, NH4NO3 वाला होता है, NH4NO3 वाला, नोट करिए इसको, NH4NO3, NH4NO3, यानी कि इस बार डाइल्यूट वाला भी चला गया -3 में, और वेरी डाइल्यूट वाला भी चला गया -3 में, और ये है मेटास्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड। तो लेड के ऊपर सारे अभी जो मैंने बताया था वैसे रिएक्ट करते हैं, एक को छोड़ के, वो है टिन। टिन थोड़ा अलग बिहेव करता है क्योंकि लेड के जस्ट ऊपर है, लेड के जस्ट ऊपर है। तो आपने रिएक्शन कराई ऑक्सीडाइजिंग एसिड की उन सारे मेटल्स की जो लेड के ऊपर है, ठीक है। तो लेड के ऊपर, यानी अगर फिर से अगर जो 20 हो गए और आपने 3 लोगों की रिएक्शन करा दी, तो 60 रिएक्शन और रेडी हो गई आपके पास। 200-300 रिएक्शन अभी ऐसे ही रेडी हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नोट करिए प्लीज, नोट करिए प्लीज। सो दिस इज व्हाट रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्सीडाइजिंग एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मैंने आपको पढ़ा दिया था, वो सब के सब हाइड्रोजन गैस देंगे और कोई चांस ही नहीं है, ज्यादा आसान है क्योंकि श्योर है कि हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की बात कराते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एसिड क्या होता है बताओ? एक ऐसा एसिड जिसका एनायनिक पार्ट भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करेगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो उसका एनायनिक पार्ट जब करेगा तब दिक्कत कर देता है ये। और ऐसा कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एसिड है? 4। कौन कौन से 4 हो? नेक्स्ट HNO3, डाइल्यूट HNO3 एंड वेरी डाइल्यूट HNO3। ठीक है, ये कहाँ कहाँ जाते हैं ये मैंने आपको बताया। लेड के ऊपर अगर जो हुए वाले मेटल से रिएक्ट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला जाएगा NO2 में, डाइल्यूट वाला जाएगा किसमें बेटा? N2, और वेरी वाला जाएगा किसमें? अमोनियम नाइट्रेट में। और लेकिन एक को छोड़ के, टिन को छोड़ के, टिन जो होता है ये कॉन्सेंट्रेटेड में तो NO2 में जाएगा, डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट दोनों में ही अमोनियम नाइट्रेट में जाएगा। अब हम बात करेंगे लेड के, लेड और उसके नीचे के अगर जो हम एसिड लें तो क्या कहानी होगी। ठीक है, तो इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।